बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 20 इन सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग यूनिट शौक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सीक्रेट स्टार केम्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल लिंक को अपने फ्रेंड्स और कोलीग के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। स्टूडेंट्स, ये जो शॉक चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से भी और आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिहाज से भी। जब आप क्लिनिकल पे जाएंगे या आप हाउस जॉब इंटर्नशिप पे जाएंगे तो फिर हॉस्पिटल में आप लोगों को पता चलेगा कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना ज़रूरी था या कितना ज़रूरी है। शौक सिर्फ शौक नहीं है, इसकी 6 to 8 to 10 टाइप्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने इसको रिमेंबर रखना है। इसमें हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है। मुख्तलिफ़ किस्म के शॉक है जो इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। शॉक क्या चीज़ है? शॉक हमारे पास एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये इस वक्त होती है जब बॉडी को काफ़ी ब्लड न मिल रहा हो। बॉडी के जो ऑर्गन है या सेल है, इसको तो परसिस्टेंटली ब्लड की ज़रूरत होती है ना। तो अगर इसको सही से ब्लड न मिल जाए या सही से ब्लड परफ्यूजन ना हो तो ज़रूरी बात है न ऑक्सीजन सेल को मिल रहा है, न इसके अलावा जो न्यूट्रन है तो सेल को नहीं मिल रहा। तो सेल फिर क्या करेगा? सेल डेथ पे जाएगा क्योंकि वो काम नहीं करता। इसको अगर आपको खाना नहीं मिल रहा तो क्या आप ज़िंदा रह सकते हैं? अगर आपको पानी नहीं मिल रहा है तो क्या आप ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं। तो इस तरह अगर सेल की लिए जो है ब्लड नहीं है या प्रॉपरली ब्लड इसको जो है नहीं मिल रहा तो फिर ये सेल जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ये डेथ पे जाएगा, इसकी डेथ होगी। तो आपकी बॉडी में जितनी भी सेल है इसकी डेथ हो सकती है। तो ये शॉक क्या है? ये शॉक हमारे पास एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर हमने इसको सही टाइम पे रिकवर नहीं किया, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस भी है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स भी है, डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। आफ्टर दिस सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन शॉक। शॉक डिफाइन करनी है, डिस्कस टाइप्स ऑफ शॉक, discuss the medical and nursing and management of all types of shock. Shock is a life threatening condition. Students, shock हमारे पास एक life threatening condition है। ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है अगर टाइम पे इसको मैनेज ना किया। That occurs when the body is not getting enough blood flow. स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी जो है इस पे डिस्कशन किया कि ये इस वक्त होती है जब बॉडी को काफ़ी ब्लड न मिल रहा हो। बॉडी को ब्लड की ज़रूरत है और ब्लड इसको न मिल रहा हो तो ये क्या है? ये हमारे पास शॉक है। ओके, लैक ऑफ ब्लड फ्लो मीन द सेल्स एंड ऑर्गन डोंट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रन टू फंक्शन प्रॉपरली। अगर ब्लड प्रॉपरली जो है नहीं मिल रहा तो ज़रूरी बात है या सेल या जो ऑर्गन है हमारे पास इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रन्स न मिल रहा हो। तो अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रन नहीं मिल रहा तो प्रॉपरली वो अपना फंक्शन नहीं कर सकता। ओके, एस मैनी 1 in 5 पीपल इन शॉक विल डाई फ्रॉम इट। स्टूडेंट, 5 में से 1 बंदा जो है शॉक की वजह से इसकी डेथ होती है। ये रेशो है स्टूडेंट, 5 में 1, 5 में 1। ओके, शॉक की वजह से जो है इसकी डेथ होती है। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक, ये शॉक किस वजह से जो है होते हैं? सबसे पहले क्या होता है? जब ब्लड एक सेल या ऑर्गन को नहीं मिल रहा तो ज़रूरी बात है इनएडिक्वेट परफ्यूजन होगा, परफ्यूजन सही तरीके से नहीं होगा। सेल को ब्लड नहीं मिल रहा तो ज़रूरी बात है सेल हाइपोक्सिया होगा, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अगर ब्लड नहीं मिलता तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रन कहाँ से मिलेगा? तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता सेल को तो एनर्जी डिफिसिट, ओके, एनर्जी डिफिसिट होगा, एनर्जी कम होगी, एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा।
तो इस वजह से जो है क्या होगा, जब एनर्जी नहीं होता तो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन होगा सेल में। जब सेल में लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन होता है, लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन होता है, जमा होते हैं हमारे सेल्स में, ओके। तो इसकी नतीजे में क्या होता है, पीएच कम होता है। जब पीएच कम होता है तो आपको पता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, एसिडिटी जो है इंक्रीज होती है जब पीएच कम होती है, ओके। तो आपको पता है लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन एंड फॉल इन पीएच क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन है ये। अगर लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन जमा होना है, ओके, आपस में, और पीएच लेवल जो है कम होता है, तो ये हमारे पास एनारोबिक मेटाबॉलिज्म है। तो जब पीएच कम होता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है ना। तो याद रखना स्टूडेंट, जब एसिडिटी जो है इंक्रीज होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो वेजो कंस्ट्रक्शन होता है। हमारे जो ब्लड वेसल होते हैं ना, वो कंस्ट्रक्ट होता है, वो तंग होता है, इसके जो डायमीटर है वो कम होते हैं। तो इसके ज़रिए क्या होता है, फेलेवर ऑफ प्री कैपिलरी स्पेंक्टर। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोगों ने प्री कैपिलरी स्पेंक्टर को जो है जानना है कि ये क्या बला है, ओके। ये प्री कैपिलरी स्पेंक्टर जो है, तो ये जो प्री कैपिलरी स्पेंक्टर होता है ना, ये हमारे पास लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ कैपिलरी बेड्स। जब आप कैपिलरी बेड्स पे एंटर होते हैं ना, तो यहीं पे एक स्पेंक्टर लगा हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं, प्री कैपिलरी स्पेंक्टर, ओके। हम कह सकते हैं इजीली आर्ट्रियोलर कैपिलरी जंक्शन जो होता है, आर्ट्रियोलर कैपिलरी जंक्शन जो होता है ना, इसको जो हम कहते हैं मेट आर्ट्रियोल्स, ओके। मेट आर्ट्रियोल्स क्या होता है, जो आर्ट्रियोल कैपिलरी के साथ कनेक्ट होता है, तो जहां पे कनेक्ट होता है इस जंक्शन को प्री कैपिलरी स्पेंक्टर कहलाता है, ओके स्टूडेंट। ये क्या करता है स्टूडेंट, दैट रेगुलेट ब्लड फ्लो इनटू कैपिलरी बेड। ये ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है कि वो कैपिलरी बेड्स पे जाए। तो इसकी फेलेवर होता है, फेलेवर ऑफ प्री कैपिलरी बेड स्पेंक्टर। तो अगर प्री कैपिलरी स्पेंक्टर की फेलेवर हो जाए तो क्या कैपिलरी को ब्लड मिलेगा, नहीं। अगर कैपिलरी को ब्लड नहीं मिलता तो ज़रूरी बात है कि सेल महरूम रहेगा, सेल को नहीं मिलेगा ब्लड, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा, सेल डेथ पे जाएगा, ओके। इसकी रिजल्ट में क्या होता है, पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड। फिर क्या होता है इसके बाद, पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड। पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड क्या होता है, द एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड इन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स particularly in the extremities due to vasodilation or decreased venous return। ये क्या होता है, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है हमारे हैंड्स में है, लेग्स में है, जो पेरिफेरी पे होता है, एक्सट्रीमिटीज पे जो होते हैं, इसमें ब्लड एक्युमुलेशन होता है, सेंट्रल लाइन पे नहीं है। और ये जो पेरिफेरल लाइन है ना, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है, इसमें बहुत सारे ब्लड्स होते हैं, ओके। किस वजह से, वेजोडाइलेशन से, और वीनस रिटर्न जो डिक्रीज है इसकी वजह से, ओके। तो इसके बाद अगर हम देखें, ये इसके कंसिक्वेंसेज है, ओके। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन, ये वाला, एंड फेलियर ऑफ सोडियम पंप। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन होता है जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है ज़्यादा, तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन होता है, सेल मेम्ब्रेन अपना काम नहीं करता। तो अगर सेल मेम्ब्रेन अपना काम नहीं करता तो ज़रूरी बात है सेल मेम्ब्रेन में जो पोटाशियम या सोडियम पंप है वो भी फेलियर होगा, इसका भी फेलियर होगा, वो काम नहीं करता, ओके। इसके रिजल्ट में क्या होगा, इंट्रासेलुलर लाइसोसोम रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। और जो इंट्रासेलुलर लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम के पास तो मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, तो वो रिलीज होता है। और इसके ज़रिए क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम सेल से बाहर जाते हैं, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड वाटर, और वाटर और सोडियम सेल्स के अंदर आते हैं, ओके। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर सर्कुलेशन। तो मुख्तलिफ किस्म के जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो ब्लड में जाते हैं, सर्कुलेशन में एंटर होते हैं, कैपिलरी एंडोथेलियम डैमेज। और हमने डिटेल के साथ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया है कि हमारा जो आर्टरी है या वेन है या कैपिलरी है, सॉरी आर्टरी वेन में ओनली, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो एंडोथेलियम लेयर है खास तौर पे आर्टरी में होता है, ओके। तो सर्कुलेशन में जो टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर हुए हैं, तो इसकी वजह से आर्टरी के जो एंडोथेलियम है या कैपिलरी के जो एंडोथेलियम है, ओके, तो वो क्या होता है, वो डैमेज होता है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, डिसफंक्शन एंड सेल डेथ। इसके ज़रिए जो है डिसफंक्शन होता है, सेल काम नहीं करता, या डिस्ट्रक्शन होता है या सेल डेथ होता है। तो ये है
शॉक के पैथोफिजियोलॉजी स्टूडेंट। ओके, अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पे मैं मज़ीद वाइट बोर्ड पे भी वीडियो बना सकता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो। स्टेजेस ऑफ शॉक्स स्टूडेंट, अब मुख्तलिफ़ किस्म की शॉक के स्टेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे इस स्लाइड में जो है हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास नंबर फर्स्ट है कॉम्पेंसेटरी है, और इसका जो सेकंड नाम है वो है नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। इसके बाद प्रोग्रेसिव स्टेज है, और लास्ट में जो है कौन सा वाला है, लास्ट में इरिवर्सिबल स्टेज है। ओके, जो रिवर्सिबल नहीं होता। तो ये 3 स्टेज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट नंबर फर्स्ट नॉन प्रोग्रेसिव कॉम्पेंसेटरी स्टेज। स्टूडेंट इसके जो नाम है ये भी याद करने की काबिल है। ओके, नॉन प्रोग्रेसिव या कंपेंसेटरी स्टेज। नॉन प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है कि ये जो स्टेज है, ये जो शॉक का स्टेज है, बस इसी स्टेज पे ये रहेगा, ये मज़ीद जो है सीवियरिटी की तरफ नहीं जाएगा, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। या कंपेंसेटरी स्टेज, ये कंपेंसेशन करता है, बॉडी इसमें कंपेंसेशन करता है। किस तरह, अगर ब्लड लेवल कम है, वॉल्यूम कम है, तो ये कंपेंसेशन इस तरह करता है कि ये कहते हैं हमारे हार्ट को कि आपने जो है कार्डियक आउटपुट ज़्यादा करनी है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करनी। तो अगर ब्लड वॉल्यूम कम है लेकिन हार्ट रेट जो है इंक्रीज़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये हार्ट ब्लड जो है इजेक्ट करता है। ओके, तो ये कंपेंसेशन है। कंपेंसेटेड शॉक इज द फेज ऑफ शॉक इन विच द बॉडी इज स्टिल एबल टू कंपेंसेट फॉर एब्सोल्यूट और रिलेटिव फ्लूइड लॉस, जो फ्लूइड लॉस हुआ है। ओके, तो ये इसके लिए क्या कहता है, बॉडी इज स्टिल एबल टू कंपेंसेट, बॉडी इसमें कंपेंसेशन करता है कि चले ब्लड लॉस हुआ है, फ्लूइड लॉस हुआ है, थ्रो डायरिया, बर्न या हेमोरेग, ओके, व्हाटएवर जिसके ज़रिए भी हुआ है, लेकिन हमने क्या, अगर कंपेंसेशन करना है, हार्ट रेट इंक्रीज करना है। ओके, ताकि हमारे बॉडी में कंपेंसेशन हो और हमारा नॉर्मली सिस्टम चल जाए। ड्यूरिंग दिस फेज द पेशेंट इज स्टिल एबल टू मेंटेन एन एडिक्वेट ब्लड प्रेशर एज वेल एज ब्रेन परफ्यूजन। और इस स्टेज में स्टूडेंट याद रखना, पेशेंट एबल होता है मेंटेन एडिक्वेट ब्लड प्रेशर, इसके ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है, एज वेल एज ब्रेन परफ्यूजन, और इसके ब्रेन को भी ब्लड मिल रहा है सही से। ओके, फॉलोइंग कंपेंसेटरी मैकेनिज्म कम इनटू प्ले टू स्टेबलाइज द इफेक्ट्स ऑफ शॉक। ये नीचे जो 4 दी हुई है ना, इसके ज़रिए हमारे बॉडी जो है क्या करते हैं, कंपेंसेशन करता है। और इस कंपेंसेशन के थ्रू क्या हो रहा है, हमारा बॉडी जो है क्या होता है, ये बिल्कुल नॉर्मली एक्ट करता है। इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर फर्स्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन स्टिमुलेटेड। सिंपैथेटिक न्यूरॉन स्टिमुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज हार्ट रेट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिव होता है, और जब एक्टिवेट होता है तो इसके ज़रिए हार्ट रेट इंक्रीज होता है, कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होते हैं, वेस्कुलर टोन जो है इंक्रीज होता है, तो इसके ज़रिए ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन करता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन स्टिमुलेटेड। इसके बाद क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सिस। ये जो ए जो सिस्टम है, रास जो सिस्टम है, ओके, तो इसमें हम जो है एक्टिवेशन ऑफ रास लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है, ये रास सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो ये लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन 2 जो है इसके लेवल को इंक्रीज करता है, और इसके अलावा जो है एल्डोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज करता है। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन होता है, और इसके ज़रिए जो है हम फ्लूइड रिटेंशन करते हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर को जो है इंक्रीज और मेंटेन करता है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, रिलीज ऑफ एडीएच, एंटीडायरेटिक हार्मोन जो है। ओके, एंटीडायरेटिक हार्मोन्स को वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। ओके, ये क्या करता है, प्रॉम्प्ट्स वाटर रिटेंशन इन द किडनी हेल्पिंग टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, ये वाटर रिटेंशन करता है किडनी में, और फिर ऐसे रिजल्ट ये क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इसके बाद है फ्लूइड शिफ्ट। ये इस HEFT नहीं है स्टूडेंट, ये इस HIFT है, स्पेलिंग मिस्टेक है। फ्लूइड शिफ्ट का क्या मतलब है, द बॉडी अटेम्प्ट टू कंपेंसेट फॉर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम बाय शिफ्टिंग फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस टू द इंट्रावेस्कुलर स्पेस। इसमें क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस जो होते हैं ना, इसमें जो ब्लड है, सॉरी इसमें जो फ्लूइड है, यहाँ से फ्लूइड जाते हैं इंट्रावेनुअस स्पेस पे, IV स्पेस पे। ओके, और यहाँ से जो है हमारा ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन होता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास नंबर फर्स्ट स्टेज था,
जो कंपेंसेटरी स्टेज है या नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज है। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 हमारे पास है प्रोग्रेसिव स्टेज। नाम से जाहिर है इस स्टेज में शॉक और भी जो है सिविरिटी की तरफ जाएगा। द पेशेंट कंपेंसेटरी मैकेनिज्म और actively failing and cardiac output is dropping, resulting in a decrease in both blood pressure and cardiac function. स्टूडेंट अंडरस्टूड है। देखिए इसमें जो बॉडी की कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है ना, वो एक्टिवली फेल होता है, बिल्कुल वो फेल होता है, फेल होने की तरफ जा रहा है। ओके, एंड कार्डिक आउटपुट इज ड्रॉपिंग, और जो कार्डिक आउटपुट है ना पेशेंट की या ह्यूमन की, इंसान की, तो वो ड्रॉप होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ऐसे रिजल्ट, इसकी रिजल्ट में क्या होता है, डिक्रीज इन बोथ ब्लड प्रेशर, इसकी रिजल्ट में ब्लड प्रेशर भी कम होता है और कार्डिक फंक्शन भी कम होता है। ओके स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी जो है यूज़ हुई है कार्डिक आउटपुट, तो चले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ कार्डिक आउटपुट स्टूडेंट। कार्डिक आउटपुट रिप्रेजेंटेड बाय CO, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट। हमारा जो हार्ट है वो कितना जो है ब्लड वॉल्यूम को जो है पंप करता है 1 मिनट में। स्टूडेंट सिंपल इज दैट, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड जो है वो पंप करता है, ये हमारे पास क्या है, कार्डिक आउटपुट। और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला स्टूडेंट, जब आप हॉस्पिटल जाएंगे ना तो वहाँ पे इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि कार्डिक आउटपुट व्हाट इज कार्डिक आउटपुट व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, तो फिर लोगों को पता नहीं होता कि क्या भला है। ओके, तो कार्डिक आउटपुट क्या है, सिंपल इज दैट 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। इसका जो फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इस से जो हमारा कैलकुलेशन होता है वो क्या है, कार्डिक आउटपुट। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड इजेक्ट करता है, कितना ब्लड पंप करता है, तो ये क्या है, ये कार्डिक आउटपुट। स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूले में क्या है, हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्टूडेंट ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज़ है स्टूडेंट, ये ऑलरेडी हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आप जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, आप इस लेक्चर को ज़रूर जो है देखें। स्ट्रोक वॉल्यूम के द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट वेंट्रिकल विद ईच बीट्स। एक बीट में, हर बीट में हमारे हार्ट की जो वेंट्रिकल्स है वो कितने ब्लड जो है पंप करता है, तो ये क्या है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है, जो प्रोग्रेसिव स्टेज है इसमें हमारा जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है वो फेल होता है, कार्डिक आउटपुट ड्रॉप होता है, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, कार्डिक फंक्शन डिक्रीज होता है। ओके, और पेशेंट स्टार्ट डिटोरेटिंग, इसमें पेशेंट जो है डिटोरेटिंग की तरफ जो है जा रहा है। डिटोरेटिंग मीन वर्सनिंग, कंडीशन इज वर्सनिंग, बंदा जो है ख़राबी की तरफ जा रहा है। ओके, इसकी कंडीशन ख़राब होता है, बंदा कमज़ोर होते चले जाता है। ओके, पेरिफेरल टिश्यू स्टार्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। स्टूडेंट ये पैथोफिजियोलॉजी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेरिफेरल टिश्यू में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है स्टार्ट होता है, और जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट होते हैं तो इसके ज़रिए लैक्टिक एसिड जो है क्या होते हैं, एक्युमुलेशन होता है, ब्लड पीएच जो है इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, आगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस से फिर क्या होता है, पेरिफेरल टिश्यू पे जो है फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है। ओके, लैक्टिक एसिड एज ए वेजोडाइलेटर एंड मायोकार्डियल डिप्रेसर। लैक्टिक एसिड क्या है स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड हमारे पास वेजोडाइलेटर है, ये विसल को डायलेट करता है, एंड मायोकार्डियल डिप्रेसर, ये मायोकार्डियल जो हार्ट के मायोकार्डियम है इसको डिप्रेस करता है और कंट्रक्टिलिटी को स्लो करता है। रिलीज द बैक्टीरिया फ्रॉम जीआई ट्रैक, और इस स्टेज में जो बैक्टीरिया होता है ना जीआई ट्रैक में, नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वो भी रिलीज होता है। और नॉर्मल फ्लोरा को आपको पता है ना, ये अपॉर्चुनिस्टिक है, जब वो अपनी जगह पे होता है तो वो अच्छे से काम करता है, लेकिन जब वो दूसरी जगह पे जाते हैं ना तो वो डिजीज़ भी काज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जीआईटी के जो नॉर्मल फ्लोरा है तो वो अगर यूरिनरी ट्रैक पे चले जाए तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करता है। क्यों, इसलिए कि ये अपॉर्चुनिस्टिक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो लाइट है, बिजली जो हम कहते हैं, तो बिजली पे हम काम करते हैं, ये हमारा काम करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक है, जब भी इसको मौका मिलता है तो इंसान को जो है क्या करता है, ख़त्म करता है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, ये क्या करता है, ये जो जीआईटी ट्रैक में जो नॉर्मल फ्लोरा है वो बैक्टीरिया भी रिलीज होने लगता है। ओके, और इसकी कंट्रैक्टिव मैकेनिज्म फेल, इसमें कंट्रैक्टिव मैकेनिज्म जो है फेल होता है। इसका क्या मतलब है, हार्ट कंट्रैक्टिलिटी जो है फेल होते हैं, हार्ट सही से काम नहीं करता। तो जब हार्ट सही से कंट्रैक्टिलिटी नहीं करता तो कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और जो ब्लड प्रेशर है, कार्डिक फंक्शन है, वो डिक्रीज होगा।
इसके बाद हमारे पास है इरिवर्सिबल रिफ्रैक्टरी फेज। इरिवर्सिबल स्टेज का क्या मतलब है कि अगर एक बंदा इस स्टेज पे चला जाए तो फिर इसकी वो बंदा रिवर्सिबल नहीं है, फिर वो इसकी जो है रिकवरी नहीं हो सकती। ओके, इरिवर्सिबल शॉक इज द टर्मिनल फेज ऑफ शॉक, ये टर्मिनल फेज ऑफ शॉक है, लास्ट फेज ऑफ शॉक है। एंड वंस द पेशेंट प्रोग्रेस इनटू दिस फेज, एक बार जब एक पेशेंट इस फेज पे आ जाए, इट इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर आपने वापस नहीं जाना है, बस इस शॉक पे आपने रहना है। बिकॉज देयर इज रैपिड डिटेरियोरेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेहद जो है डिटेरियोरेट होता है, वर्जन होता है, ख़राब होता है, कमज़ोर होता है। द पेशेंट कंपेंसेटरी मैकेनिज्म हैव फेल्ड, और पेशेंट की जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है ना वो बिल्कुल 100% फेल हुआ होता है। ओके, इसमें क्या होता है, सोडियम पोटाशियम पंप फेल, इसमें सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो फेल होता है। लाइसोसोम ब्रस्ट हुई है, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बाहर जो है चले आई है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया फेल हुई है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया फेल हुआ है तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो सेल कहाँ से काम करेगा, सेल को नरिशमेंट नहीं मिल रहा। नो एटीपी, एडीपी एंड एएमपी इनसाइड द सेल, सेल डेथ। न सेल में एटीपी, एडीपी, एएमपी जो है बिल्कुल नहीं बनते, तो सेल डेथ होता है। अब हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है क्या है, टाइप्स ऑफ शॉक है। ओके, टाइप्स ऑफ शॉक में हमारे पास नंबर फर्स्ट है हाइपोवोलेमिक शॉक, फिर कार्डियोजेनिक शॉक है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है और डिस्रप्टिव शॉक है। स्टूडेंट बिल्कुल नाम से जाहिर, हाइपोवोलेमिक क्या है, हाइपो वॉल्यूम, इसमें हमारी ब्लड वेसल जो होते हैं ना, इसमें ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है, तो इस वजह से जो शॉक होता है ना, इसको हाइपोवोलेमिक शॉक कहलाता है। इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास है कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक शॉक बिल्कुल सिंपल सा है, कार्डियो मीन हार्ट, तो हार्ट के जो मसल होते हैं ना वो सही से कंट्रैक्टिलिटी नहीं करता, तो ब्लड जो है, हार्ट जो है पंप नहीं करता सही से, तो ये जो शॉक होता है ना, ब्लड होता है लेकिन हार्ट इसको पंप नहीं करता है, तो इसको क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। इसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है, ब्लड भी है, वॉल्यूम भी है और हार्ट भी है, लेकिन जो विसल होता है ना इसमें ब्लॉकेज होता है, जो आजकल बहुत सारे लोगों को ये वाले प्रॉब्लम्स है। ओके, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जो हमारा कैपिलरी बेड्स होते हैं ना, कैपिलरीज, इसका डायमीटर कम है, लेकिन जब कैपिलरी के डायमीटर हद से ज़्यादा जो है इंक्रीज होता है, ओके, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो बॉडी से सारा ब्लड जो है जाके कैपिलरीज पे जाता है, तो बॉडी में शॉक सा बनता है। ओके, ब्लड कम होता है बॉडी में और सारा ब्लड जो है वो कहाँ पे जाते हैं, वो कैपिलरी बेड्स पे जाते हैं। तो जब कैपिलरी बेड्स पे जाते हैं तो कैपिलरी बेड्स तो रिफिल होगा, फिल होगा, लेकिन हमारा जो बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, इसमें ब्लड की जो है कमी होती है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहते हैं। ये हमारे पास के स्टूडेंट, ये हमारे पास शॉक के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है जो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इस स्केच में नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक है। तो हाइपो मीन लो, वोलेमिक मीन वॉल्यूम, शॉक मीन शॉक, जो ब्लड जो है इनफ ब्लड नहीं मिल रहा बॉडी टिश्यू या बॉडी सेल या ऑर्गन को। ओके, किस वजह से, हाइपोवोलेमिक की वजह से, हाइपो कम वॉल्यूम है ब्लड की, फ्लूइड के कम वॉल्यूम की वजह से सेल को ब्लड नहीं मिल रहा। ओके, तो ये क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक है। रिड्यूस्ड इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, ओके, जो इंट्रावेस्कुलर आईवी वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता है। ओके, रिजल्टिंग इन रिड्यूस कार्डिक आउटपुट, क्यों, इसलिए कि कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हुआ है, कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है। कार्डिक आउटपुट क्या है स्टूडेंट, 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। ओके, तो जब हार्ट पंप नहीं करता, ब्लड कम है, वॉल्यूम कम है, तो हमारे सेल को किस तरह जो है ब्लड मिल रहा होगा। ओके, इसमें क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। स्टूडेंट ये अंडरस्टूड है, अगर वॉल्यूम कम है तो हमारे ब्रेन ने क्या करना है, हार्ट को कहना है कि आपने जल्दी जल्दी जो है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है। ओके, क्या करना है, हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या करना है, आपने हार्ट रेट को इंक्रीज करना है। तो जब हार्ट रेट इंक्रीज हुआ तो इसके बदले में जेवीपी, जेवीपी क्या है, जगुलर वीनस प्रेशर, जगुलर वीनस प्रेशर पे क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ओके, जब वो डिक्रीज होता है तो वो क्यों डिक्रीज होता है स्टूडेंट, ये जो हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक में जो हार्ट रेट इंक्रीज क्यों होता है, इसलिए इसमें टैकिकार्डिया होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। किस वजह से, जो कार्डिक आउटपुट
कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, लेकिन हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होता है। किस वजह से? ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ओके। लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि जेवीपी क्यों डिक्रीज हुआ है? तो ये इसलिए जो है एक्सपेक्टेड है कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है तो वीनस रिटर्न डिक्रीज है। तो अगर वीनस रिटर्न डिक्रीज है तो जेवीपी जो जुगुलर वीनस प्रेशर है तो वो भी डिक्रीज होगा, ओके स्टूडेंट। और पेरिफ्रीज जो होते हैं, हमारे हाथ पांव जो होते हैं वो कूल्ड होते हैं, ओके। इसमें स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी काजेज इसके क्या होते हैं? हेमोरेग है, ट्रामा है, बर्न्स है, ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस है, रीनल लॉस है, थर्ड स्पेस लॉस है। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। हेमोरेज क्यों है? एक बंद एक्सीडेंट किया है, इसके हाथ पाँव से जो है या इसके बॉडी से जो है ब्लीडिंग हुआ है तो हेमोरेज है। ट्रामा हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है, बर्न हुआ है, एक बंदा जो है वो आग में जो है जला हुआ है तो ये क्या? ये बर्न है। इसमें भी ब्लड लॉस होता है, फ्लूइड जो है लॉस होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस है, बाज़ औक़ात जो है हमारे इंटेस्टाइन जो जीआई सिस्टम है इसमें ब्लीडिंग होते हैं, ओके। रीनल लॉस की वजह से जो हमारा यूरिन है इसमें ब्लड जाता है, ओके। या थर्ड स्पेस लॉस जो होता है पैंक्रियाटाइटिस। स्टूडेंट ये थोड़ा सी वजाहत की मोहताज है, ओके, कि हम पैंक्रियाटाइटिस से किस तरह जो है हाइपोवोलेमिक शॉक जो है होता है। स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने जानना है कि व्हाट इज पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस है क्या चीज़? इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज। जब पैंक्रियाज का इन्फ्लेमेशन होता है तो इसमें तीन चीज़ें होते हैं। नंबर फर्स्ट, इन्फ्लेमेशन होता है पैंक्रियाज में, एडेमा होता है तो इसकी वजह से पैंक्रियाज में बहुत ज़्यादा जो है फ्लूइड जो है जमा होता है और फिर वो फ्लूइड जो है शिफ्ट होता है वेस्कुलर स्पेस पे, ओके। वेस्कुलर स्पेस से ये फिर जो है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस पे चले जाते हैं, ओके। नंबर 2, इसमें वोमिटिंग होता है। पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है? बंदे को वोमिटिंग आती है ना, तो नाजिया वोमिटिंग होता है तो इस वजह से फ्लूइड लॉस होता है। नंबर 3, इसमें हेमोरेक होता है, ब्लीडिंग होता है। जब ब्लीडिंग होता है तो हाइपोवोलेमिया काज होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है पैंक्रियाटाइटिस की वजह से जो भी हाइपोवोलेमिक शॉक पे बंदा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है? हार्ट की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होते हैं। तो ब्लड है, ब्लड विसल भी है, लेकिन हार्ट काम नहीं करता। पानी भी है, पाइप भी है, लेकिन वाटर का जो मोटर है ना वो पंप नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक है, हार्ट काम नहीं करता। इंट्राकॉर्डिक डिस्फंक्शन। इंट्राकॉर्डिक डिस्फंक्शन, कार्डिक हार्ट में अंदर कोई मसला है तो इस वजह से जो है क्या है? रिड्यूस कार्डिक आउटपुट। तो इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुआ है, ओके। और इसमें क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हार्ट रेट क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि बहुत सारे वॉल्यूम है, ओके, वॉल्यूम ब्लड ज़्यादा है तो ब्रेन ने हार्ट को कहना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ करना है क्योंकि आपके पीछे जो है प्रीलोड बहुत ज़्यादा है। तो अगर प्रीलोड ज़्यादा है तो आपने आफ्टर लोड को जो है इसको कन्वर्ट करना है, ओके। जब प्रीलोड ज़्यादा होता है तो फिर हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ओके। जेवीपी इसमें इंक्रीज है, क्यों? इसलिए है कि वीनस रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है तो जेवीपी भी इंक्रीज है। और पेरिफेरल जो है, पेरिफेरल जो होते हैं हाथ पाँव कूल होते हैं, ओके। हैंड आर्म या जो हमारे लेग्स हैं, फेलेंजीज हैं, वो कूल्ड होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अंडरस्टूड माइकोडियल इन्फ्रैक्शन की वजह से हार्ट सेल जो है डेथ हुई है। एरेथमियाज है, कंडक्शन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। एवोटिक और मेट्रल वाल इंसफिशिएंसी है। एवोटिक या मेट्रल वाल इंसफिशिएंसी क्या होता है? इसमें जो एवोटिक वाल है या मेट्रल वाल है वो प्रॉपरली जो है क्लोज नहीं होते हैं, ओके। तो अगर क्लोज नहीं होते तो ब्लड फिर से जो है बैक होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर एवोटिक वाल की बात है तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे ब्लड आते हैं। अगर मेट्रल की बात है तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो है वापस आता है, ओके। तो ये क्या है? ये हमारे पास एवोटिक और मेट्रल वाल इंसफिशिएंसी। और इसकी जो डिजीज़ है वाल्वुलर डिजीज़ है, एंडोकार्डाइटिस की वजह से आयोटिक रूट डायलेशन, ओके, या मेट्रल रूट डायलेशन। तो ये हमारे पास क्या है? ये मुख्तलिफ किस्म के जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने इसको जो है रिमेंबर रखना है, ओके। इसके बाद है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। स्टूडेंट ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बिल्कुल नाम से जाहिर है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है होता है। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? इसमें हमारे पास क्या होते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन होता है, हमारा हार्ट भी काम कर रहा है, ब्लड भी मौजूद है, वॉल्यूम भी है, लेकिन जो पाइप है ना, विसल है, ओके, या सरकम्प्लेक्स है, हार्ट की जो है विसल है, या वैसे हमारे बॉडी में कहीं और जो है विसल है, लेकिन वो जो है
क्लोज हुआ है। तो ये क्या है, इसकी वजह से जो शॉक होता है ना, ब्लड की कमी होता है सेल को, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहते हैं। एक्स्ट्राकार्डिक काज, एक्स्ट्राकार्डिक हार्ट की बाहर कोई काज है, कोई मसला है। और कार्डियोजेनिक एंट्राकार्डिक डिस्फंक्शन। ओके, एक्स्ट्राकार्डिक काज ऑब्स्ट्रक्टिंग रिस्ट्रिक्टिंग कार्डिक आउटपुट, इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होते हैं। इसमें हार्ट रेट जो है इंक्रीज होता है, जेवीपी इंक्रीज होता है। ओके, ब्लड तो इंक्रीज है, हार्ट भी जो है प्रॉपर्ली काम करता है, लेकिन अगर ब्लड वेसल ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसकी वजह से जो है हार्ट रेट भी इंक्रीज है, जेवीपी भी इंक्रीज। जेवीपी क्या है, जुगुलर वेन प्रेशर। ओके, वो भी इंक्रीज है, पेरिफेरल जो है कूल्ड है। ओके, और इसकी रिजल्ट में जो है क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, टेंशन न्यूमोथोरिक्स है, और पेरिकार्डियल टेम्पोनेड है या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। स्टूडेंट इसको थोड़े से जो है एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या जो है हमारे पास होते हैं, ताकि फिर आपको कोई मसला नहीं है। नंबर 10 में है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है स्टूडेंट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है। इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है लंग्स तक ऑब्स्ट्रक्ट होता है, लंग्स तक ब्लड जो है नहीं जाता, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। इसके बाद हमारे पास है टेंशन न्यूमोथोरिक्स। टेंशन न्यूमोथोरिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, टेंशन न्यूमोथोरिक्स में प्लूरल स्पेस पे जो है एयर जो है क्या होता है, जमा होता है, और इसकी वजह से जो मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं ना हार्ट के, वो कंप्रेस होते हैं। ओके, एयर जो है प्लूरल स्पेस पे जो है जमा होता है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से हार्ट की जो मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो कंप्रेस होते हैं। तो ये हमारे पास क्या, टेंशन न्यूमोथोरिक्स। इसके बाद नंबर 3 जो है पेरिकार्डियल टेम्पोनेट्स। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट्स में क्या होता है, पेरिकार्डियल सैक जो होता है ना, इसमें फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है, और इसकी वजह से हार्ट जो है कंप्रेस होता है। स्टूडेंट जो न्यूमोथोरिक्स है ना टेंशन, वो एयर की वजह से हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है वो जो है कंप्रेस होते हैं। ओके, प्लूरल स्पेस पे जो है ये एयर जमा होते हैं, और जो पेरिकार्डियल टेम्पोनेट्स है इसमें फ्लूइड जो है एक्युमुलेशन होता है, फ्लूइड जमा होते हैं पेरिकार्डियल सैक में, और इसकी वजह से हार्ट जो है कंप्रेस होता है। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या है, स्केरिंग एंड थिकनिंग ऑफ द पेरिकार्डियम कैन रिस्ट्रिक्ट कार्डिक फिलिंग। हमारा जो पेरिकार्डियम है वो थिकन होता है और स्केयर होता है, इसके जो टिश्यूज रहता है वो ख़राब होता है, ब्लैक होता है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा जो है क्या थिकन होता है, ज़्यादा थिक होता है, और इसकी वजह से जो है कार्डिक फिलिंग जो है रिस्ट्रिक्ट होते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्या है, स्टिफनिंग ऑफ द हार्ट मसल कैन इम्पेयर कार्डिक फिलिंग। इसमें जो है हार्ट मसल जो है बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, स्टिफन होते हैं। ओके, तो इसकी रिजल्ट में क्या होता है, कार्डिक फिलिंग सही से नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की वजह से होता है। ओके, इस वजह से जो है हार्ट रेट इंक्रीज होता है, जेवीपी भी इंक्रीज होते हैं, और पेरिफेरल जो है कूल्ड होते हैं। इसके बाद जो है लास्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है, शॉक ड्यू टू सेवियर पेरिफेरल वेजोडाइलेशन। जो पेरिफेरल में जो कैपिलरीज होते हैं ना, इसकी वेजोडाइलेशन होता है, डायमीटर इंक्रीज होता है, तो हमारा जो सेंट्रल बॉडी है ना, इससे सारा ब्लड जो है जाके उधर जो है स्टोर होता है। तो इस वजह से जो शॉक होता है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहते हैं। इसमें हार्ट रेट जो है इंक्रीज होता है, लेकिन जो इसका टाइप है खुसूसन न्यूरोजेनिक शॉक है, इसमें हार्ट रेट डिक्रीज होता है। ओके, जेवीपी भी इंक्रीज है, और पेरिफेरल जो है इसमें वार्म होती है। क्यों, पेरिफेरल में ब्लड जो है बहुत ज़्यादा है। और इसके जो एग्जांपल है हमारे पास सेप्टिक शॉक है। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस जो है ब्लड में जाते हैं। ओके, एनाफाइलैक्सिस है, जो एलर्जी होते हैं, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। न्यूरोजेनिक शॉक है। ओके, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है इस चैप्टर में लास्ट में जो है डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है। हाइपोवोलेमिक शॉक में हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक इज द इमरजेंसी कंडीशन इन विच सेवियर ब्लड और अदर फ्लूइड लॉस मेक द हार्ट अनेबल टू पंप इन ब्लड टू द बॉडी। इसमें क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में ये हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें सीवियर ब्लड जो है या अदर फ्लूइड लॉस जो है होता है इसमें, या ब्लड लॉस होता है इसमें, या फ्लूइड लॉस होता है इसमें। ओके, और इस वजह से जो है हार्ट अनेबल टू पंप इन ब्लड टू द बॉडी, इस वजह से जो है हार्ट सही से पंपिंग नहीं करता कि बॉडी को ब्लड दे सके सही से। ओके, इसमें वॉल्यूम फेलियर होता है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम फेलियर इसमें होता है। ओके,
डिस्पार्टी बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ ब्लड। डिस्पार्टी क्या मतलब? फ़र्क या इख्तिलाफ। ओके, तो वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है इसमें फ़र्क होता है। मोर देन 15 फ्लूइड लॉस, 15% से जो है ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है इसमें। ओके, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसके टू टाइप्स है हमारे पास। नंबर फर्स्ट हमारे पास हेमोरेग है, हेमोरेग शॉक है, और नंबर सेकंड हमारे पास नॉन हेमोरेग शॉक है। ओके, तो हेमोरेग शॉक में क्या है? लॉस ऑफ ब्लड, इसमें ब्लड लॉस होता है। इसमें हमारे पास टू है, एक्सटर्नल है और इंटरनल है। एक्सटर्नल में क्या है? एक्सटर्नल में हमारे पास जो है ट्रामा है, जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जीआईटी ब्लीड है। ओके, या पोस्टमार्टम हेमोरेग है। पोस्टमार्टम जब बच्चा पैदा होता है ना, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, तो फीमेल के जो फर्स्ट 40 डेज या 25 डेज जो होते हैं, तो ये क्या है? पोस्टमार्टम हेमोरेज, जिससे जो ब्लड जो है परसिस्टेंटली बाहर जो है जाता है। तो ये क्या है? ये हमारे पास पोस्टमार्टम हेमोरेज है। ओके, इंटरनली क्या है? हेमोथोरेक्स है। स्टूडेंट, हेमोथोरेक्स, व्हाट इज हेमोथोरेक्स? ए कंडीशन वेयर ब्लड कलेक्ट्स इन दी प्लूरल स्पेस, जो हमारा प्लूरल स्पेस है। ओके, लंग्स के इर्द गिर्द जो लेयर होता है ना, प्लूरल स्पेस, इसमें जब ब्लड जो है जमा होता है ना, इसको हेमोथोरेक्स कहते हैं। ओके, तो इंटरनली हेमोरेज शॉक जो है क्या है? हेमोथोरेक्स है। और रप्चर एरोटिक एनोरिज्म है। एरोटिक एनोरिज्म क्या है? जो एवोटा है हमारे पास। ओके, एवोटिक है और एवोटा, इस तरह जो एवोटा है ना, जो सबसे लार्जेस्ट वेसल है, ये इसके एनोरिज्म होता है। इसके जो लेयर होते हैं ना, वो इलास्टिसिटीज में ख़त्म होते हैं, और वो थोड़ा सा जो है इसका डायमीटर इंक्रीज होते हैं। तो ये क्या है? एनोरिज्म है। ओके, तो जब एवोटिक एनोरिज्म की वजह से रप्चर होता है ना, तो ब्लड बाहर जो है जाता है। या रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? जब प्रेगनेंसी यूटेरस के अलावा पेलेपन ट्यूब पे होता है, या इसके मतलब एक और जगह पे होता है, गलत जगह पे होता है, तो जब वो रप्चर होता है ना, तो इसकी वजह से ब्लड जो है बाहर निकलते हैं। तो इस वजह से जो है शॉक होता है। नॉन हेमोरेजिक शॉक में क्या होता है? इसमें लॉस ऑफ प्लाज्मा है। जब बंदा जो है जल जाता है ना आग की वजह से, तो इसका जो प्लाज्मा है ना वो लॉस होता है। तो बर्न या एक्सप्लिएटिव डर्मेटाइटिस जो होता है, ये हमारे पास स्किन की एक इन्फ्लेमेशन है। ओके, तो इसकी वजह से जो है हमारे जो प्लाज्मा है वो लॉस होता है। लॉस ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, और ब्लड के अलावा जो हेमोरेजिक है ना, इसमें ब्लड जो है वो जो है लॉस होता है। और जो नॉन हेमोरेजिक है ना, तो इसमें प्लाज्मा या अदर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो है लॉस होते हैं। लेकिन दोनों शॉक है हमारे पास। ओके, तो इसमें जो है एक्सटर्नल भी है। एक्सटर्नल में क्या है? डायरिया है। जब एक बंदी को डायरिया होता है ना, तो फिर वो जो है क्या होता है, इसको जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है आईवी सोल्यूशन जो है पास करते हैं ना डॉक्टर। क्यों? इसलिए कि वॉल्यूम जो है इसकी कम हुई है। डायरिया है, या वोमिटिंग है, पॉलीयूरिया है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, एक बंदे से जो है ज़्यादा जो है डिपोरेसिस है, ज़्यादा स्वेटिंग होता है। ओके, या जो है पॉलीयूरिया है, बहुत ज़्यादा जो है वो यूरिन जो है पास करता है, पी करता है ज़्यादा, या वोमिटिंग है, वोमिटिंग करता है। ओके, या डायरिया इसको हुआ है, या डीके है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। ओके, तो इस ये हमारे पास एक्सटर्नल है। या इंटरनल की अगर हम बात करते हैं, तो एसाइड्स। स्टूडेंट, एसाइड्स क्या है? व्हेन टू मच फ्लूइड बिल्ड अप इन योर एब्डोमेन। जब आपकी बिली में, जब आपकी एब्डोमेन में बहुत सारा फ्लूइड जो है बिल्ड होता है, जमा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? एसाइड्स। तो इंटरनली एसाइड्स, बोल ऑब्स्ट्रक्शन या एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, इसमें हमारे पास क्या है? हाइपोटेंसिया होता है। हाइपोटेंसिया है ना, जब वॉल्यूम कम है तो हाइपोटेंशन होगा। ओके, फ्लैट निक वेन होगा। जो निक वेन है ना, वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आएगा आपको। और रैपिड शालो रिस्पायरेशन होगा, रैपिड होगा, शालो होगा, बहुत कम। ओके, रैपिड थ्रिड पल्स। थ्रिड पल्स का क्या मतलब है स्टूडेंट? थ्रिड पल्स एंड इंडिकेशन ऑफ लो बीपी। ये लो बीपी का एक इंडिकेशन है। ये थ्रिड नहीं है स्टूडेंट, ये 3D पल्स है। ओके, 3D पल्स, डी के साथ वाई है। ओके, कूल साइनोटिक एक्सट्रीमिटीज, आपकी जो एक्सट्रीमिटीज होगी ना वो ब्लू कलर होगी। ओलिगोयूरिया, ओलिगोरिया क्या है? लो यूरिन आउटपुट, हाउ मच यू पी, कितना आप जो है पी करते हैं। ओके, या लो यूरिन आउटपुट, बहुत कम यूरिन आउटपुट इसमें होता है। करेक्ट ब्लीडिंग एब्नॉर्मल, आपके इसके जो मैनेजमेंट है, आपने क्या करना है? करेक्ट ब्लीडिंग एब्नॉर्मेलिटी, जो ब्लीडिंग एब्नॉर्मेलिटी है इसको आपने करेक्ट करना है। एग्रेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट, आपने एग्रेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है। एग्रेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है स्टूडेंट? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैपिडली एडमिनिस्ट्रिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ आईवी फ्लूइड्स, आपने रैपिडली
ओके। रैपिडली एडमिनिस्ट्रिंग करना है लार्ज वॉल्यूम ऑफ आईवी फ्लूइड्स। ओके, तो ये क्या है, एग्रेसिव ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ये इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रिंग है, इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, वे टू लार्ज बोर आईवी और सेंट्रल लाइन, टू लार्ज बोर। ओके, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स। स्टूडेंट्स अब आपको पता चलेगा कि ये फार्माकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स क्या है स्टूडेंट? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स हमारे पास वो मेडिकेशंस जो हार्ट मसल की कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है, वो क्या है, वो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स है। इसके एग्जांपल हमारे पास है डिगोक्सिन, जो डिजोक्सिन है, ओके, डोब्यूटामीन है, मिट्रिनोन है, डोपामीन है, ये क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स है। ओके, इसके अलावा हम एंटी डायरियल फॉर डायरिया, डायरिया के लिए हम एंटी डायरियल दे सकते हैं, एंटी एमेटिक फॉर वोमिटिंग, वोमिटिंग के लिए एंटी एमेटिक्स दे सकते हैं। इंसुलिन इन केस ऑफ डीकेए, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसके लिए हम इंसुलिन दे सकते हैं। वेज़ो प्रेशर दे सकते हैं ताकि हम वाटर रिटेंशन करें, फ्लूइड रिटेंशन करें और हमारा ब्लड वॉल्यूम हम इसको मैनेज करें, कंपेंसेट करें। तो ये क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक के मैनेजमेंट है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, एक नर्स का क्या रूल है? एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड एंड फ्लूइड सेफली। आप लोगों ने जो है नर्सेज ने क्या करना है, ब्लड और फ्लूइड को सेफली जो है एडमिनिस्ट्रिंग करना है। मॉनिटर वाइटल साइन रेगुलरली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जो है हर टाइम जो है इसके वाइटल साइन चेक करनी है, हार्ट रेट चेक करनी है, पल्स चेक करनी है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी है, ब्लड प्रेशर चेक करनी है, हीमोडायनेमिक आपने चेक करनी है। तो ये क्या है, ये हमारे पास वाइटल साइंस है। पोजीशनिंग अ पेशेंट टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू हार्ट एंड ब्रेन, आपने पेशेंट के प्रॉपर पोजीशनिंग करने हैं, ऐसा पोजीशन जिसकी वजह से सही से जो है ब्लड सप्लाई हो हार्ट और ब्रेन को। ओके, कंफर्ट एंड एक्सप्लेनेशन टू पेशेंट, आपने पेशेंट को ये सारा किस्सा जो है बयान करना है कि ये आपके साथ हुआ है, ये आगे जो है होने वाला है और हम इस तरह आपके केयर करेंगे, आपने इस तरह हमारे साथ जो है अपना ताल्लुक बरकरार रखना है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है? कार्डियोजेनिक शॉक बिल्कुल सॉफ्ट है, अंडरस्टूड है। हार्ट जो है सही से जो है काम नहीं करता। ओके, कंट्रैक्टिलिटी सही से काम नहीं करता। कार्डियोजेनिक शॉक आल्सो नोन एज कार्डिक शॉक, ये कार्डिक शॉक है। हैपन व्हेन योर ब्लड व्हेन योर हार्ट कैन नॉट पंप इन ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, हार्ट जो है सही से पंपिंग नहीं करता, तो अगर पंपिंग नहीं करता तो सही से वो ब्लड और ऑक्सीजन ब्रेन या वाइटल ऑर्गन्स को नहीं दे सकता। पंप फेलियर है स्टूडेंट, ये पाइप भी मौजूद है, विसल्स भी मौजूद है, ब्लड वॉल्यूम भी मौजूद है, लेकिन हार्ट काम नहीं करता, हार्ट कार्डियोजेनिक शॉक है। ओके, तो पंप फेलियर है, पंपिंग नहीं करता। नो डिस्पार्टी बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ ब्लड, न वॉल्यूम का मसला है न कैपेसिटी ऑफ ब्लड का मसला है। अगर मसला है तो हार्ट का मसला है, ओके, मसल्स का मसला है। काजेज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एरिथमियाज है। ओके, कंडक्शन सिस्टम जो है ख़राब होता है, इस वजह से एरिथमियाज होता है। या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, हार्ट सेल्स जो है इसका डेथ हुई है, क्यों सही से जो है जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हुआ है मे बी। ओके, मायोकार्डाइटिस जो मायोकार्डियम है इसमें इन्फ्लेमेशन है, ओके, इन्फेक्शन है। सीवियर वाल्वुलर डिस्फंक्शन, या जो हमारा मिट्रल वाल है, एवोटिक वाल है, सेमिलूनर वाल है, या हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल है, ओके, जो ट्राइकस्पिड है। ओके, तो ये क्या है, इसमें जो है कोई डिस्फंक्शन जो है हुआ है। या सेप्टल डिफेक्ट्स है, जो टू एट्रियम होते हैं ना, या टू वेंट्रिकल्स जो होते हैं, इसके बीच में जो सेप्टम होता है, तो इसमें कोई मसला है, डिफेक्ट्स हुआ है। ओके, क्लेमी स्किन होता है, इसमें जो हमारा कार्डियोजेनिक शॉक है, इसमें आपने जो असेसमेंट करना है, क्लेमी स्किन होता है। डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो सिस्टोल होता है ना वो डिक्रीज होता है, और जो सिस्टोल क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है ना, तो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट जो है डिक्रीज होता है, क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक है, हार्ट सही से जो है पंपिंग नहीं करता, कंट्रैक्टिलिटी लॉस हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ब्लड प्रेशर जो है इसके ज़रिए जो है कम होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। रैपिड रेस्पिरेशन होगा, ओके, क्योंकि टिश्यू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और ब्लड जो है सही से नहीं जाता, तो बंदा जो है रैपिडली जो है रेस्पिरेशन करेगा। ओके, राइज जेवीडी, जो हमारे पास जो क्या है, जुगुलर वेनस प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। ओके, और पेंट हार्ट साउंड, स्टूडेंट ये पेंट हार्ट साउंड क्या है, वीक हार्ट साउंड वीक होगी। ओके, वीक पल्सेस होगी, ओलिगोरिया होता है। ओलिगोरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो यूरिन आउटपुट होता है। ओके,
और फिर इसके बाद जो मैनेजमेंट है कार्डियोजेनिक शॉक की, तो हमारे पास क्या है, वेजोप्रेसर्स होते हैं, हम वेजोप्रेसर देंगे। ओके, आइनोट्रोपिक्स जो ऑलरेडी हमने डिजोक्सिन, डोब्यूटामीन या डोपामीन या मेट्रोनिन जो है हमने डिस्कस किया, वो हम देंगे। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स हम दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं। इंट्रा एओर्टिक बालून पंप, ये हम जो है आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस पर अलग सा जो है यूनिट है, तो वहाँ हम जो है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हम आप लोगों के साथ इसकी जो मूड्स है, इसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, इसके जो टाइप्स है, इसका जो मैकेनिज़्म है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह आगे चैप्टर में। ओके स्टूडेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है। पॉसिबल इंटुबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, फिर हमने क्या करना है, पॉसिबल इंटुबेशन, ओके, इंटुबेट करना है पेशेंट को, जो मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है ना, वेंटिलेटर पे लगाना है। इंट्रा एओर्टिक बालून, ये डायस्टोल है, और ये सिस्टोल में ये जो है डिप्लेट होता है, और डायस्टोल में ये जो है इन्फ्लेट होता है स्टूडेंट। ये हम आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ओके, न्यू चैप्टर में। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या करते हैं, मॉनिटर हीमोडायनेमिक स्टेटस, हमने पेशेंट की हीमोडायनेमिक स्टेटस जो है देखनी है, ओके, मॉनिटर करनी है बार बार। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड इंट्रावीनोस फ्लूइड, हमने मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब हुआ है, और इंट्रावीनोस आईवी फ्लूइड्स हमने जो है एडमिनिस्टर करनी है। मेंटेन इंट्रा एओर्टिक बालून कंटर पल्सेशन, ओके, हमने इंट्राएओर्टिक बालून को मेंटेन रखना है, वो ऑलरेडी इसको लगा हुआ होता है ना, लेकिन हमने इसका केयर करना है। पोजीशनिंग प्रॉपरली करना है, कंफर्ट ऑफ पेशेंट, ओके। Obstructive shock क्या है स्टूडेंट? Obstructive shock is a form of shock associated with physical obstruction of the great vessel or heart itself. हार्ट में या हार्ट के अलावा जो ग्रेट वेसल है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्लॉकेज होता है, तो इस वजह से जो शॉक होता है ना, सेल्स को ब्लड नहीं मिल रहा, ओके, सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, न्यूट्रन नहीं मिल रहा, तो ये हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, ओके। ल्यूमन फेलेवर होता है, ल्यूमन को जो है सही से ब्लड नहीं मिल रहा। वॉल्यूम, कैपेसिटी एंड हार्ट ऑल आर नॉर्मल, इसमें वॉल्यूम भी नॉर्मल है, कैपेसिटी भी नॉर्मल है ब्लड की, और हार्ट भी नॉर्मल है। लेकिन अब जो हमारे पास पाइप है ना, ब्लड वेसल की जो पाइप है, ओके सॉरी, तो ये क्या होता है, ये इसमें ब्लॉकेज होता है। तो अगर सब नॉर्मल है, पाइप जो है नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है, तो इससे जो शॉक होता है वो हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन से निकला है। काजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, इसके जो काजेज होते हैं ना, वो क्या है, हमारे पास कार्डियक टेम्पोनेड है, जो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। टेंशन निमोथोरिक्स है, मेजियोपल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ओके। आर्टीरियल माइक्सोमिया, स्टूडेंट ये हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये हमने डिस्कस नहीं किया। माइक्सोमिया क्या क्या होता है, ए प्राइमरी हार्ट ट्यूमर, इसमें हार्ट के जो वाल है ना, या हार्ट के जो वेंट्रिकल या एट्रियम होते हैं ना, या जो सेप्टम होते हैं, इसमें ट्यूमर जो है होता है, ओके। प्राइमरी हार्ट ट्यूमर जो होता है, इसको माइक्सोमिया कहते हैं। जो आर्टीरियल माइक्सोमा होता है ना, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे एट्रियम है, इसमें ट्यूमर होता है प्राइमरी, इसको क्या कहते हैं, माइक्सोमिया। इसके बाद क्या है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस जो पेरिकार्डियम होता है, इसमें इंस्पेक्शन होता है, ओके, इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के काजेस होते हैं। टेकिकार्डिया इसके जो है नतीजे में होता है, इसके रिजल्ट में राइज्ड जेवीपी, जो जक्स्ट्रा जो जुगुलर वेनस प्रेशर है ना, वो रेस्ट होता है। कूल्ड एक्सट्रीमिटीज में कूल्ड होते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइपोटेंशन होते हैं, ऑग्यूलूरिया, ओलिगोयूरिया, ओके, जो यूरिन आउटपुट जो है लो होता है। फास्ट ब्रीथिंग, ओके, फास्ट ब्रीथिंग। आपने क्या करना है, मैनेजमेंट क्या करना है, रिमूविंग एन एम्बोलिज्म विद सर्जरी कैथेटर। एम्बोलिज्म जो हुआ है ना, आपने सर्जरी या कैथेटर के ज़रिए जो है आपने इसको जो है क्या करना है, रिमूव करना है। रिप्लेसिंग ए सिवियरिटी नॉट एओर्टिक वाल, और आपने जो सिवियरली नैरो एओर्टिक वाल है उसको आपने रिप्लेस करना है, ओके। रिड्यूस हार्ट मसल वाल थिकनेस, जो हार्ट मसल वाल थिकनेस है ना, हार्ट मसल वाल जो थिक हुई है, ओके, तो इसको आपने रिड्यूस करना है आइदर विद सर्जरी या कैथेटर बेस्ड अल्कोहल एब्लेशन, इसके ज़रिए सर्जरी या इस सेकंड मेथड के ज़रिए आपने इसको जो है क्या करना है, रिड्यूस करना है। डिसॉल्विंग ए ब्लड क्लॉट्स, आपने ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करना है। ड्रेनिंग और रिलीविंग ए पेरिकार्डियल टेम्पोनेट और टेंशन निमोथोरिक्स, जो टेंशन निमोथोरिक्स स्पेस में एयर है वो आपने निकालनी है, या स्पेस में जो फ्लूइड है वो आपने जो है क्या करना है, ड्रेन करना है थ्रू कैथेटर। एडजस्टिंग यूर वेंटिलेशन, अपनी अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो आपने वेंटिलेटर को एडजस्ट करना है। तो ये क्या है, ये इसकी मैनेजमेंट है, किसके, ऑब्स्ट्रक्टिव की, ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की। नर्सिंग इंटरवेंशन किया है, पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट, पेशेंट की प्रॉपर पोजीशन आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, आप लोगों ने पोजीशनिंग करना है पेशेंट की। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ मेडिकेशन, जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब हुआ इसको एडमिनिस्टर करना है। कंफर्टिंग द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्ट करना है। वाइटल साइंस चेक करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है,
इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक आल्सो नोन एज वेजोडाइलेटरी शॉक। इसमें जो पेरिप्री में जो हमारे पास जो कैपिलरीज होते हैं वो वेजोडाइलेशन होते हैं, इसके वो डायलेट होते हैं, तो इसके ज़रिए सारा ब्लड उधर जो है शिफ्ट होता है। ओके, रिफर्स टू सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन एंड डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन सच एज द ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। पेरिप्रीज पे जो है ब्लड जाते हैं ड्यू टू कैपिलरी वेजोडाइलेशन, और जो वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन है, हार्ट है या किडनी है, इसको ब्लड नहीं जाता। कैपिलरी फेलेवर होता है इसमें। ओके, डिस्पार्टी बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ ब्लड, इसमें डिस्पार्टी है, फ़र्क होते हैं वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ ब्लड में, क्योंकि वॉल्यूम जो है कहाँ पे जाते हैं, कैपिलरी पे जाता है। ब्लड भी जो है इसकी कैपेसिटी भी जो है कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल की तरफ जो है होता है, नॉट वाइटल ऑर्गन्स। फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, जो डिस्ट्रीब्यूटिव है इसमें 3 टाइप्स है, एनापाइलेक्टिक शॉक है और सिप्टिक शॉक है और न्यूरोजेनिक शॉक है। ओके, जो न्यूरोजेनिक शॉक है, सिप्टिक शॉक है, एनापाइलेक्टिक शॉक है, इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। ओके, एनापाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जिक रिएक्शन सीवियर होता है ना, वो एनापाइलेक्टिक शॉक है। सिप्टिक शॉक में क्या होता है, स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शन टू दी ब्लड स्ट्रीम में जब इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया की वजह से, सेप्टिक शॉक है। न्यूरोजेनिक शॉक में लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, हमारा जो ब्रेन है ना, वो इस तरह के ऑर्डर जो है भेजता है न्यूरॉन पे कि ब्लड विसल को जो है डायलेट करना है। ओके, एक्सट्रीमिटीज़ पे, तो इसकी वजह से जो शॉक होता है ना, तो वो क्यों होता है, वो हमारे पास जो है एक्सट्रीमिटी में ब्लड ज़्यादा होता है और सेंट्रल जो वाइटल ऑर्गन्स है इसमें नहीं होता है, तो इस वजह से जो शॉक होता है वो क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है। एनापाइलेक्टिक शॉक में अगर आप देखें तो क्या है, फूड एलर्जी होते हैं इसमें, ड्रग एलर्जी होते हैं, बी स्टिंग होता है, जो बी आपको जो है क्या करते हैं, काटते हैं ना, या जो स्नेक आपको डसते हैं ना, तो ये क्या है, ये बी स्टिंग है। ओके, जो बी आपको जो है क्या करते हैं, जो अपना जो पॉइजन है ना वो आप पे इंजेक्ट करता है, काटते हैं ना आपकी स्किन को। ओके, फिर वो जगह इन्फ्लेम होता है, तो ये क्या है, एनाफिलेक्टिक शॉक है। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, सेप्टिक शॉक में हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से ये होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या सिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स जो होते हैं। ओके, एनाफाइलेक्टिक शॉक पेल कलर होता है बॉडी की, कूल स्किन होता है, हाइपोटेंशन होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, एडिमा होता है और रैशेस होते हैं। स्मॉल रैशेस स्किन पे होता है, एडिमा होता है, फ्लूइड जमा होता है बॉडी में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, सही से रेस्पिरेशन नहीं करता बंदा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम होता है, स्किन जो है ठंडा होता है, कूल होता है, पेल कलर होता है। ओके, येलो से भी जो है थोड़ा सा इस तरह की कलर जो होता है ना, ये क्या है, ये पेल कलर होता है, इससे भी थोड़ा सा जो है ख़राब कलर होता है। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, सेप्टिक शॉक में हमारे पास पिंक कलर होता है, फ्लश्ड स्किन होता है, रैपिड शैलो रिस्पायरेशन होता है, रैपिड बूंडिंग, पल्स है, हाइपोटेंशन है। स्टूडेंट ये सिम्टम्स आप लोगों ने याद रखनी है। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या है, ड्राई वर्ब स्किन होता है, बॉन्डिंग पल्स होते हैं, ब्रेडिकार्डिया होते हैं, हाइपोटेंशन होता है। ओके, एनापाइलेक्टिक शॉक में क्या आप लोगों ने देना है, ड्रग्स जो होता है या जो मेडिसिन है, कार्डिकोस्टेरॉइड देनी है, एंटीहिस्टामिन, आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजन देनी है। सेप्टिक शॉक में एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रोब्स के खिलाफ जो है एक्शन ले। ओके, आईवी फ्लूइड देनी है क्योंकि शॉक है तो आपने रिकवर करना है। ऑक्सीजन, वेजोप्रेशर, ये वेजोप्रेशर क्यों देनी है, ताकि आप रिटेंशन कर सके फ्लूइड की। ओके, न्यूरोजेनिक शॉक में आप आईवी देंगे, क्योंकि अगर आप आईवी देंगे तो प्रीलोड ज़्यादा होगा, जब प्रीलोड ज़्यादा होगा तो हार्ट खुद बहुत जानबूझकर जो है क्या करेगा, वो कंडक्टिविटी जो है थोड़ा सा इंक्रीज करेगा और कार्डिक आउटपुट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वेजोप्रेशर देनी है और ऑक्सीजन देनी है। ओके, नर्सिंग इंटरवेंशन आपने क्या करनी है, मॉनिटर वाइटल साइन एंड हीमोडायनेमिक्स, आपने वाइटल साइन को मॉनिटर करने हैं, हीमोडायनामिक्स को मॉनिटर, स्किन कलर को मॉनिटर करना है, टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स। ओके, आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करना है, देनी है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुआ है इसको एडमिनिस्टर करना है। ड्रॉप ब्लड कल्चर्स फर्स्ट, और आपने क्या करना है, ब्लड कल्चर्स करने हैं कि कौन सा इन्फेक्शन, कौन सा मसला है इन केस आप सेप्टिक शॉक। ओके, इन्फेक्शन प्रिकॉशन पे आपने काम करनी है। और यही पे हमारे पास जो है एक सिनेरियो है, सिनेरियो किया है, ए 39 ईयर ओल्ड मेल विद हीमाटोमेसिस। स्टूडेंट, ये हीमाटोमेसिस किया है, वोमिटिंग ऑफ ब्लड, जब वोमिटिंग में ब्लड होता है। ओके, जब आप जो है वोमिटिंग करते हैं इसमें ब्लड होता है तो इसको कहते हैं हीमाटोमेसिस। स्टूडेंट,
A 39-year-old male presented to the emergency department with hematomesis and hypotension with a blood pressure of 59/22. 59/22 बहुत ज़्यादा कम ब्लड प्रेशर है, ओके, हाइपोटेंशन है. The patient was conscious, patient conscious है with a medical history of esophageal varices. Esophageal varices secondary to alcoholic hepatitis. Alcoholic hepatitis की वजह से esophageal varices है, ओके, तो ये इसके मेडिकल हिस्ट्री है. Previous GI bleed and banding and thrombocytopenia, इसको thrombocytopenia भी है, ओके. और hematomesis was preceded by nausea the previous day and EMS reported 1-2 liter of blood lost via emesis. Oh ho, 1-2 liters भी loss हुआ है. Upon arrival, in addition to the severe hypotension, he was tachycardic. Okay, severe hypotension की वजह से इसकी tachycardia हुई है, बहुत ज़्यादा heart rate है. With oxygen saturation of 95, oxygen saturation तो माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है. With 3 L of oxygen through a nasal cannula. तो आपने 3 L of oxygen nasal cannula के थ्रू देनी है. His arterial blood sample had a pH of 6.60 pH all around, ये भी नॉर्मल है. PCO2 आप 10, ओ हो ये भी इंक्रीज है. PO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 63 है, ओके. बाइकार्बोनेट लेवल आप 10 एंड बेस्ट एक्सेस 28, ओके. तो इसकी जो मैनेजमेंट किया है, 2 large bore IV were placed and 3 L of normal saline was given over the next few minutes. नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में आपने क्या करना है, लार्ज बोर IV आपने प्लेस करना है. 3 liter नॉर्मल सलाइन आपने इसको जो है नेक्स्ट फ्यू मिनट में देनी है. क्यों? दी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड अनीमिया वर ट्रीटेड विद 10 यूनिट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स. 10 यूनिट ऑफ रेड ब्लड सेल आपने जो है इसको देनी है. 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट्स देनी है एंड 3 यूनिट्स ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इन द ER विदाउट फर्दर इंसिडेंस ऑफ हाइपोटेंशन. ये रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, ओके. हिज वाइटल इमीडिएटली इंप्रूव सब्सटेंशियली टू ब्लड प्रेशर ऑफ 118 टू 60 एंड पल्स ऑक्सीमीटर वैल्यू ऑफ 100%. ऑक्सीमेट्री जो है ऑक्सीजन सिचुएशन है वो भी 100% हुआ और ब्लड प्रेशर भी जो है थोड़ा सा नॉर्मल हुआ. द पेशेंट CBC लैब रिजल्ट कम बैक post volume resuscitation with value of hemoglobin at 8.6 gram DL and platelets 24 multiplied by 19 liter. ओके, तो ये हमारे पास सिनेरियो था और स्टूडेंट ये हमारे पास रेफरेंसेस है. अगर आप मजीद इस चैप्टर को डिटेल के साथ देखना चाहते हैं ना तो इस वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं, ओके. इस लिंक्स पे इसको आप ओपन करके आप मजीद जो है इसको स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके. तो स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन, किसी को अगर कोई मसला है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भी आप पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई देंगे. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.